नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं आज का बाजार का पूरा एक्शन और साथ ही कल किस तरह का मार्केट रहेगा, कल किस तरह का ट्रेंड मार्केट में दिखेगा, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में है हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, एक खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, जिसमें कुशल बताएंगे आज के बाजार का एक्शन और टेक महिंद्रा के नतीजों का क्या अनुमान है। संदीप से जानेंगे रिलायंस और देवांशी से जानेंगे HUL के नतीजों का अनुमान। सीमेंट कंपनियों को सरकार से क्यों चेतावनी मिली है, ये हम जानेंगे मानसी से। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन बाजार में किस तरह का कारोबार रहा है। आज के मार्केट की बात करें तो लगातार दूसरे दिन बाजार में तेजी का माहौल रहा। हालांकि ऊपरी स्तरों से हल्की प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन फिर भी करीब 1.5% की मजबूती के साथ निफ्टी 9,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में करीब 500 और निफ्टी बैंक में 300 अंकों की तेजी देखने को मिली है। तो यह है आज का मार्केट का हाल। और अब जानने का वक्त यह है कि आज के बाजार पर एडिटर्स टेक क्या है, और ये बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार में तेजी का सिलसिला आज भी जारी रहा और आपने कल ही कहा था कि एक्सपायरी तक निफ्टी 9,500 के ऊपर चला जाएगा, ये आज ही इसके पार चला गया। आज के कारोबार पर ओवरऑल आपकी क्या राय है? 9,500 को छूने का और उसके आसपास बंद होने का टारगेट था निफ्टी का, बिल्कुल एक्सपायरी के दिन का। लेकिन एक्सपायरी के एक दिन पहले ही न सिर्फ ये टारगेट हासिल हुआ, इसके पार निकला निफ्टी, बल्कि इसके ऊपर बंद भी हुआ, वो भी बेहद मजबूती से। जी हां, 9,600 तक दिन के दौरान पहुंचा। तो वजह साफ है, एक और ग्लोबल मार्केट्स मजबूत है, इनफैक्ट उतने मजबूत नहीं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजारों में मोमेंटम बड़ा जबरदस्त है। FIs की तरफ से वायदा कारोबार में खरीदारी शुरू हुई है, शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए, और कैश में बिकवाली का दबाव 9 दिनों की लगातार बिकवाली के बाद थोड़ा कम हुआ है, बंद नहीं हुआ है, कम हुआ है। और उसके ऊपर घरेलू फंड 2 दिनों से खरीद रहे हैं। अब हर रोज बाजार धीमे धीमे थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। एक्सपायरी के पहले थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आ रही है, तो आज 9,500 को जैसे ही पार किया, उसके बाद 100 पॉइंट तक निफ्टी ऐसा भागा कि पूछे मत। और सिमिलर सिचुएशन बनी बैंक निफ्टी में, जब 21,000 पार हुआ तो बैंक निफ्टी भी 21,000 पार करते 350 पॉइंट नॉन स्टॉप दौड़ लगाता हुआ नजर आया तेजी के लिहाज से। तो पॉइंट सिंपल है कि इस वक्त खरीदारी का मोमेंटम बरकरार है और ये मोमेंटम बहुत जोर से बाजार को ऊपर ले जा रहा है। और यही वजह कि आज कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, कोई पैकेज आने की उम्मीद खत्म हुई, उसके बावजूद बाजार पर कोई असर नहीं। कोरोना के आंकड़े खराब होते हुए दिखे, बाजार पर कोई असर नहीं। प्योरली शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी का मोमेंटम। लोगों में अब लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही कि हमने मिस कर दी, बस बाजार भाग गया। तो अब वही होता दिख रहा है और यही वजह है बाजारों में बहुत ही शानदार तेजी और एक बेहतरीन क्लोजिंग आज देखने को मिली है। 21,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पर, 9,500 के ऊपर निफ्टी पर, और सेंसेक्स भी लगभग 600 अंक मजबूती के साथ बंद हुआ। तो एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन आज रहा भारतीय बाजारों में, बहुत ही शानदार। ओके, तो ये आज के बाजार पर आपने सुना एडिटर्स टेक क्या है, क्यों मार्केट में आज की तेजी रही है। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि आज की जो तेजी रही उसमें कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिनकी भूमिका ठीक ठाक रही, और वहां पर एक्शन क्यों दिखा, किन खबरों के दम पर दिखा, ये बताने के लिए हमारे साथ कुशल जुड़े हैं। कुशल, बताइए आज खबरों के दम पर कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर हमने एक्शन का माहौल बनता हुआ देखा है? तो कारोबारी हफ्ते के तीसरे दिन और एक्सपायरी के पहले आज बाजार में फिर से शानदार तेजी रही। इनफैक्ट अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली आज का स्टार परफॉर्मर निकल कर आया। इसमें अगर आप देखें तो निफ्टी में बढ़ने वाले शेयरों की सूची में हिंडाल्को मेटल स्पेस से ये सबसे तेज दौड़ लगाता हुआ दिखा। साथ ही अदानी पोर्ट, HDFC शेयर भी आज 5 से 6% की तेजी इनमें बनती हुई दिखी। साथ साथ अगर आप
लूजर साइड पे देखेंगे तो खराब नतीजों के बाद एक्सिस बैंक में आपको बिकवाली नजर आई, साथ ही एशियन पेंट्स, HUL और डॉक्टर रेड्डीज जैसे शेयरों में मुनाफा वसूली हमें देखने को मिली। साथ ही जो मैं सेक्टर्स की बात कर रहा था तो मेटल स्पेस जो है आज काफी शानदार दौड़ लगाता हुआ नजर आया। इनफैक्ट सेल आप देखिए 10 से 11% की इंट्राडे मूव यहां पर रही। साथ ही हिंडाल्को और GSPL में भी अच्छी मजबूती जो है आज के सत्र में बनती हुई नजर आई। साथ साथ बैंक्स जो थे वो लगातार 2 दिन से आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी इनमें परफॉर्मेंस जो है शानदार रहा। खासकर PSU स्पेस से अगर आप देखें तो PNB और SBI जो है एक आउट परफॉर्मर के रूप में निकल के आए। पिछले 2 दिनों का जो ट्रेंड था ये इन्होंने ब्रीच किया। साथ साथ अगर आप IT स्पेस देखेंगे तो यहां पर भी मजबूती बनी, जिसमें HCL टेक जो है वो 5 से 6% की तेजी रही। हेक्सावेयर के अच्छे नंबर्स के बाद इंट्राडे मूव के हिसाब से यहां पे 5 से 6% की तेजी रही। ऑटो स्पेस जो था यहां पर भी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, जिसमें अशोक लेलैंड 8 से 10% का अप मूव यहां रहा। पर जो बिकवाली के ट्रेंड थे, बिकवाली के सेक्टर्स थे, उसमें FMCG काउंटर जैसे कोलगेट और HUL जैसे शेयरों में बिकवाली दिखी। साथ ही फार्मा स्पेस यहां पर भी ये जो इंडेक्स है ये लूजिंग साइड पर दिखा, जिसमें टोरेंट फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज 2 से 3% की गिरावट यहां पर भी रही। ओके, तो आज खबरों के दम पर कहां कहां पर एक्शन दिखा है ये आपको कुशल ने बताया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट के सिक्योरिटीज के अविनाश गुरक्षकर जी हैं। अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज लगातार दूसरे दिन मार्केट में तेजी का माहौल रहा। हालांकि आज की तेजी में कंजम्पशन और पेंट्स शेयर शामिल नहीं रहे। आज की तेजी में इनकी भूमिका नहीं रही। तो पेंट्स शेयरों पर आपका क्या व्यू है, आपकी क्या राय है? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है कि पेंट सेक्टर में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने देखा है कि हालांकि क्रूड की कीमतें काफी गिरी है, लेकिन पेंट अभी भी एक डिस्क्रिशनरी सेक्टर है और इसेंशियल सेक्टर में नहीं आता है। और ऐसा माना जा रहा है कि अप्रैल और मई में जो लॉकडाउन का इफेक्ट होने वाला है उसका इम्पैक्ट वॉल्यूम्स पे काफी सिग्निफिकेंटली नेगेटिव होने की संभावना है। ऑलरेडी हमने देखा है कि एशियन पेंट्स ने एक सप्लायर से थोड़ा ज्यादा टाइम मांगा है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल पे साइकिल पे स्ट्रेस आ चुका है। तो हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट्स को दिक्कत है कि हालाँकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो डेफिनिटली अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए मार्जिन में काफ़ी बड़ा दबाव और वॉल्यूम में काफ़ी भारी गिरावट देखने की संभावना है। तो इसलिए एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स ये शॉर्ट टर्म में हमको लग रहा है थोड़े से दबाव में रहेंगे। तो यही कारण था कि इस पेंट सेक्टर में थोड़ी-सी बिकवाली या थोड़ी-सी नरमी आज आपको बाज़ार में देखने को मिली। ओके, ओके। अविनाश जी, आपसे मेरा एक सवाल और होगा। ठीक है, आपने बताया कि पेंट शेयर में आगे क्या रुख रहेगा, लेकिन कल के बाजार में चूंकि कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, छोटा हफ्ता है, तो कल अगर किसी को ट्रेड करना है तो इंट्राडे पिक आपकी क्या होगी? और किसी का अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया है 2-4-5 दिन का, तो पोजिशनल ट्रेड कहां पर करना चाहिए? तो इंट्राडे और पोजिशनल। मैं समझता हूँ कि मृत्युंजय, पोजिशनल के लिए ही मैं आपको एक स्टॉक दूंगा, क्योंकि इंट्राडे मैं ज़्यादा देता नहीं हूँ। लेकिन पोजिशनल के लिए मुझे लग रहा है डाबर एक अच्छा विकल्प है। कल लीवर के नतीजे भी है और डाबर में हमको लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ और मार्जिन एक्सपांशन ये काफ़ी अच्छे आने की उम्मीद है। तो 4 या 5 दिन का अगर नज़रिया है तो हमको लग रहा है कि यहाँ पे 490-500 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। ये करीबन हफ्ता 10 दिन का टारगेट है। और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ प्रीवियस क्वार्टर में इन्होंने मेंटेन किया था, मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि इस बार भी 5 या 6% की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी और मार्जिन्स में अच्छा इजाफा होगा। तो ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी एक अच्छा पिक है, लेकिन पोजिशनल के लिए जिनको हफ्ता 10 दिन के लिए भी अगर पोजीशन लेनी है, तो इस लेवल पे ज़रूर एक पोजीशन बनाई जा सकती है। तो ये रहा इंट्राडे ट्रेडर के लिए और पोजिशनल ट्रेडर के लिए। लेकिन अब चलते हैं संदीप के पास, क्योंकि कल रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं। कैसे ये नतीजे रह सकते हैं, क्या अनुमान है, ये बताने के लिए संदीप ग्रोवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बताइए संदीप। देखिए, नंबर्स कमज़ोर ही रहेंगे और हमारा अनुमान है कि 9% बिक्री कामकाजी मुनाफे और लगभग मुनाफे में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार जो कंसो नंबर्स है तिमाही दर तिमाही, उसमें क्रूड की कीमतों का बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। करीब $13 के आसपास का इस बार जो गिरावट आई है उस वजह से GRM से बड़ा धक्का लगेगा। $9.25 के जो GRM है वो घटकर शायद $7-7.5 के आसपास के आ सकते हैं। और कुछ एनालिस्ट इनफैक्ट ऐसा भी मान रहे हैं कि $7 के नीचे भी कीमतें फिसलती हुई दिख सकती है, क्योंकि बड़ा इन्वेंट्री घाटा इस बार रिफाइनिंग कंपनी को झेलना पड़ सकता है। पेट्रोकेमिकल की जहाँ तक बात है,
नाफ्ता की कीमतें कम हुई हैं क्योंकि रिफाइनिंग साइड वीक रही है, तो वो एक पेट्रोकेमिकल का इनपुट होता है, तो वहाँ पे हो सकता है अच्छा रुझान इस बार देखने को मिले। जहाँ तक रिटेल की बात है, काफ़ी क्वार्टर से हम देख रहे थे अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन इस बार एक तो जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, जो स्टोर बंद हुए हैं उस वजह से और सीजनल इम्पैक्ट की वजह से हो सकता है इतना अच्छा परफॉर्मेंस इस बार ना देखने को मिले, लेकिन जियो का परफॉर्मेंस इस बार भी जबरदस्त रहेगा। माना जा रहा है कि एक तो 2 करोड़ ग्राहक जुड़े हैं और दूसरा इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई थी दिसंबर में, साल दर साल इनका जो मुनाफा है शायद 2 गुना भी इस बार हो सकता है, तो वो कहीं ना कहीं नंबर्स को ओवरऑल सपोर्ट करेगा, जिस वजह से रिफाइनिंग का जो धक्का लग रहा है उसको थोड़ी सी राहत जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा 9% के आसपास का जो ड्रॉप है वो जरूर इस बार नंबर्स में देखने को मिल सकता है तिमाही दर तिमाही। जहां तक बात है राइट इशू के ऊपर भी विचार होना है, क्वांटम कितना आता है, कितने साइज के लिए राइट इशू लाया जाता है और क्या कीमत होगी, ये 2 चीजें हैं जिसके ऊपर एनालिस्ट खासतौर पर फोकस करेंगे। ओके, तो ये अनुमान है कि कैसे नतीजे रह सकते हैं। अब अनुमान के आधार पर अविनाश जी, आपका क्या टेक होगा आरआईएल के ऊपर? अगर रिजल्ट से पहले कोई ट्रेड करना चाहे तो क्या करना चाहिए? मुझे लग रहा है कि मृत्युंजय रिजल्ट्स आने के बाद एक रिव्यू लेना ठीक रहेगा, क्योंकि स्टॉक निचले लेवल से काफी भाग चुका है। और जैसे संदीप ने कहा कि हमको भी इंतजार रहेगा कि राइट्स इशू के क्या टर्म्स रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। काफी समय के बाद कंपनी राइट्स इशू कर रही है, और राइट्स इशू का मेन रीजन तो यही लग रहा है कि कंपनी की जो डेट इक्विटी रेशियो है उसको कम करने में ये मदद करेगी। तो अगर राइट्स इशू अट्रैक्टिव टर्म्स पे प्राइस किया जाता है और काफी बड़ा राइट्स इश्यू अनाउंस होता है, तो डेफिनेटली मार्केट्स में एक थोड़ा-सा सेंटिमेंटल बूस्टर रैली ये स्टॉक में देखने को मिलेगी। रही बात, हमको लग रहा है कि ओवरऑल बिज़नेस सेगमेंट्स पे देखें तो जियो के बिज़नेस पे क्या आरपू की ग्रोथ है, क्या कस्टमर एक्विजिशन की ग्रोथ है, ये सबसे बड़ा आंकड़ा होगा जो मार्केट क्लीनली वॉच करेगी। ओवरऑल रिफाइनिंग स्पेस में तो सभी को पता है कि क्रूड के कीमतें गिरने के बाद जो कटौती इनके जीआरएम्स में आएगी, तो उसके बाद आउटलुक क्या रहेगा और आगे मैनेजमेंट क्या कमेंट्री कहेगी, उसके ऊपर सबकी नज़र रहेगी। तो मैं समझता हूँ अभी तो होल्ड करें, रिजल्ट्स के बाद मेरे ख्याल से अगर ये सब पॉजिटिव निकलता है, तो डेफिनिटली उसके बाद ही इसमें निवेश का या ट्रेडिंग का एक पोज़ीशन बनाया जा सकता है। ओके, तो ये राय आपकी आरआईएल पे। लेकिन कल आरआईएल के साथ साथ एचयूएल के भी नतीजे आने वाले हैं, और मार्च तिमाही में एचयूएल के नतीजे कैसे रह सकते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ देवांशी जुड़ी हुई हैं। देवांशी, बताइए क्या उम्मीद है, क्या संभावना है एचयूएल के नतीजों को लेकर? एचयूएल के आंकड़े बहुत ज्यादा खराब आने की आशंका नहीं है। आप देखिए जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें हमने देखा कि सिर्फ एसेंशियल आइटम्स की जो बिक्री है वही जारी थी। और मैं आपको बता दूं कि एचयूएल की कुल आय की अगर बात करें तो करीब 75% की जो आय है वो उनके एसेंशियल आइटम्स से आती है, तो कहीं ना कहीं उससे सहारा मिलता हुआ दिखेगा। अगर आय की बात करें तो इस तिमाही में करीब 2 से 3% तक आय बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन इस बार जो मार्जिन और कामकाजी मुनाफा है वो काफी बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि सबसे पहले उनकी जो कच्चे माल की कीमत है वो थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है, और साथ ही एचयूएल काफी ज्यादा विज्ञापन खर्च करता है, तो इस बार विज्ञापन खर्च थोड़ा सा कम होने की उम्मीद जरूर लगाई जा रही है। तो कुल मिलाकर मार्जिन को सहारा मिलता हुआ दिखेगा। इस बार 25% के जो मार्जिन है वो कंपनी क्लॉक इन कर सकती है, और अगर कामकाजी मुनाफे की बात करें तो करीब 13% तक की बढ़त की उम्मीद लगाई जा रही है। मुनाफे की बात करें तो कॉर्पोरेट टैक्स कम होने के चलते इस बार मुनाफे को भी सहारा मिलेगा। करीब 15 से 16% तक की बढ़त हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगा इस बार देखना वॉल्यूम ग्रोथ। पिछले साल अगर इसी तिमाही में आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ करीब 7% की रही है, तो बेस काफी ऊंचा था। इस तिमाही में 2 से 3% अगर वॉल्यूम ग्रोथ आती है तो काफी अच्छा माना जाएगा, और अगर 3% से बेहतर आती है तो काफी अच्छे नतीजे कहलाएंगे। इसके अलावा अगर मैनेजमेंट कमेंट्री पर नजर करें, 2 चीज इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले लॉजिस्टिक्स इश्यूज या सप्लाई चेन मैनेजमेंट किस तरह से आता हुआ दिख रहा है, और दूसरा हमें ये भी देखना होगा कि अर्बन और साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें किस तरह से बिक्री पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है। कुल कोरोना वायरस से कितना ज्यादा इम्पैक्ट आने वाले समय में देखने मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। 2 से 3% अगर आते हैं तो नतीजे अच्छे होंगे। ओके, तो ये एचयूएल के नतीजों का अनुमान है। अविनाश जी, जो अनुमान अभी देवांशी बता रही थी, आपको इससे क्या संकेत दिख रहे हैं और एचयूएल पर आपका क्या व्यू होगा? मुझे लग रहा है कि लीवर में डेफिनेटली जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, मैं समझता हूँ 2 से 3% की वॉल्यूम ग्रोथ लीवर इस क्वार्टर में जरूर रिकॉर्ड करेगा।
हमको लग रहा है जो आने वाले क्वार्टर्स में जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी और स्पेशली वॉल्यूम ग्रोथ पे क्या आउटलुक रहेगा वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हालाँकि जो टेलविंड्स रॉ मटेरियल प्राइसेस गिरने के कारण लीवर को मिलेगा वो डेफिनिटली इनके मार्जिन्स के लिए बढ़ने के लिए मदद करेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये शेयर में अच्छी तेज़ी रिजल्ट्स के बाद पॉसिबली देखने को मिलेगी। हम समझते हैं कि जिनको शेयर पहले भी खरीदना है वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए कोई भी गिरावट अगर आती है मृत्युंजय, तो ये एक अच्छा पोर्टफोलियो कैंडिडेट साबित हो सकता है। ओके, ठीक है। और चूंकि नतीजों का अभी सीज़न है तो कल बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं और कल रिजल्ट आएंगे टेक महिंद्रा के भी। तो टेक महिंद्रा के नतीजे कैसे रह सकते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ कुशल जुड़े हुए हैं। कुशल, बताइए क्या अनुमान है टेक महिंद्रा के नतीजों का? टेक महिंद्रा के नंबर्स कमजोर साइड पे रहने का अनुमान है। मुनाफे में करीब 14.5% का फॉल एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि अन्य आय जो है उसमें 77% की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा डॉलर आय देखें तो वहां पर भी 1.5% का फॉल आ सकता है, क्योंकि इनका जो कम्युनिकेशन कारोबार है जो करीब 42% आय का हिस्सा है वहां पर धीमापन रह सकता है। साथ ही इनका जो एंटरप्राइज वर्टिकल्स में जो भी अधिग्रहण इन्होंने किए हैं वहां से भी आय जो है वो कमजोर रहेगी। तो कहीं ना कहीं उस वजह से टॉप लाइन पे दबाव आता हुआ नजर आ सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी की जो मार्जिन्स है वहां पर भी करीब 40-50 बेसिस पॉइंट्स का फॉल एक्सपेक्टेड है और 11.8% की मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, क्योंकि आय में तो गिरावट रहेगी ही, साथ साथ अगर आप इनकी ओवरऑल बिलिंग देखेंगे तो वो भी कमजोर रही है। तो इसका इंपैक्ट जो है इनकी मार्जिन्स पर आता हुआ नजर आएगा। अब आगे ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि इनकी जो वर्टिकल्स हैं, चाहे आप टेलीकॉम, ऑटो या मैन्युफैक्चरिंग लीजिए, उस पर मैनेजमेंट का क्या आउटलुक रहता है आगे के लिए, पोस्ट कोविड कैसा ये ग्रोथ कर सकते हैं। और साथ ही जो दूसरा बड़ा फैक्टर है, पिछले 4-5 महीनों में इन्होंने जो भी डील्स की है उन डील्स पर कैसा एग्जीक्यूशन किया है कंपनी ने, वो कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट होगी देखनी। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट कल आने वाले हैं। कल बहुत अहम दिन है नतीजों के लिहाज से। और अब वक्त है ये जानने का कि कल के बाजार पर आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए, और ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, कल वीकली और मंथली वायदा की एक्सपायरी है, बेहद अहम दिन है, तो किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए और कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी होगी? कल वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन है और कुछ और शॉर्ट कमिंग और फ्रेश खरीदारी होने की उम्मीद है। अगर ग्लोबल मार्केट से किसी तरह का कोई झटका ना लगे, बड़ी कोई खराब खबर ना आए, तब भी काफी है। मैं कल भी यही कह रहा था, आज फिर से यही कहता हूं कि कोई अच्छी खबर ना आए चलेगा, खराब खबर ना आए चलेगा, न्यूट्रल भी रहे अगर ग्लोबल मार्केट्स, तब भी भारतीय बाजार अपनी मजबूती बरकरार रखने में कामयाब होंगे। तो जहां तक एक्सपायरी का सवाल है, 9400 से 9500 अब निफ्टी के लिए बेहद मजबूत सपोर्ट जोन हो गया है कल के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 9600 से 9750 ये 150 पॉइंट की रेंज है जहां बाजार जाने की कोशिश कर सकता है। एक्सपायरी उसी रेंज में करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 21350 से 21500 की रेंज में बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। एक्सपायरी के लिहाज से और मजबूती बन सकती है। और नीचे की तरफ अब 20,600 20,700 बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो उम्मीद आप कर सकते हैं यही मोमेंटम जो आप पिछले 2-3 सेशन से देख रहे हैं, 3 सेशन इनफैक्ट है, ये पूरा हफ्ता मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तीनों ही दिन बेहद शानदार रहे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कल आखिरी घंटे 2 घंटे में या सेकंड हाफ में थोड़े बाजार वोलेटाइल हो जाए, बहुत मजबूती सुबह हो जाए, तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बाद में हो जाए, वो पॉसिबल है, उसमें कोई गलत भी नहीं। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का है, गिरावट में खरीदारी का, और एक मजबूत एक्सपायरी आप देखने की उम्मीद तो कर सकते हैं। एक ही कंडीशन है, बस ग्लोबल मार्केट्स खराब नहीं होने चाहिए, बहुत अच्छे ना हो चलेगा, खराब नहीं होने चाहिए, बस इतना ही चाहिए, बाकी सब संभाल लेंगे। तो अच्छी एक्सपायरी की उम्मीद कर सकते हैं। लंबा वीकेंड है, शुक्रवार को बाजार बंद रहेंगे, 3 दिन की छुट्टी हो जाएगी एक तरह से, तो उससे पहले कल बाजार में एक्शन भरपूर रहने वाला है, उसकी तैयारी कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका कल के लिए ये रणनीति बताने के लिए। और अब अविनाश जी, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अगर कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है तो उनको कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए, किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए? मृत्युंजय, हमको लग रहा है कि इस बाजार में जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कंपनियां हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। तो यहाँ पे हमको गुजरात गैस पसंद है। हमको लग रहा है कि ये एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है गुजरात मार्केट में,
बोथ रेसिडेंशियल एज वेल एज जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वहां पे सप्लाई करती है। तो इस लेवल से अगर कोई खरीदता है तो हमको लग रहा है कि साल भर में कम से कम 300-310 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। कंपनी काफी सॉलिड बिजनेस चलाती है, डेट भी बैलेंस शीट पे काफी कम है और इसेंशियल यूनिट की तरह लोग इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। ओके, और अब वक्त है ये जानने का कि ऑप्शन के जरिए आपको कहां पर कमाई के मौके मिलेंगे। और ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ हैं एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका जी। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, कल के कारोबार में ऑप्शन के जरिए कहां पर ट्रेड का मौका मिलेगा? देखिए, कल मंथली एक्सपायरी है और ओवरऑल जो मार्केट हाईज के आसपास ही है इस मंथ के, तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से आज शॉर्ट कवरिंग आ रही थी, कल दोबारा से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और एक्सपायरी हो सकता है 9600 के ऊपर हो। तो कल मार्केट खुलने के बाद 9600 की कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं या फिर 9600 की कॉल लेकर के 9700 की कॉल ऑप्शन बेच के स्प्रेड बनाया जा सकता है। बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि मार्केट 9650 की तरफ भी जा सकती है, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। स्टॉप लॉस 9500 का रखेंगे और खुलने के बाद 9600 या 9550 की कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, कोई खास स्टॉक नितिन जी? देखिए, स्टॉक आज लीडरशिप पूरी 2 स्टॉक से आ रही थी, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड से। तो ये फॉलो ऑन बाइंग एचडीएफसी बैंक में कल भी मिलनी चाहिए। एचडीएफसी बैंक खरीदना चाहिए, टारगेट 1010 का होगा, स्टॉप लॉस 960 का लगाना चाहिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी आपका, अविनाश जी आपका, और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि आज का बाजार कैसा रहा है और कल का बाजार कैसा रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।